नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की नवसारी यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों से की बातचीत। जाना लखपति दीदियों के संघर्ष और सफलता का सफर। सखी मंडल और स्टार्टअप को प्रदान किए चेक। गुजरात सरकार की योजना जी सफल और जी मैत्री का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को सूरत के लिंबायत में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा कि विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की है बड़ी भूमिका। सरकार का हर परिवार को पर्याप्त पोषण देकर कुपोषण और अनीमिया से मुक्त करना है लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को दादर नागर हवेली और दमन व दीव दौरे में पीएम आवास योजना, शहरी गिर आदर्श आजीविका योजना और सिलवन दीदी योजना के तहत वितरित किए लाभ। वन नेशन, वन राशन, जल जीवन मिशन, पीएम जनधन जैसी सरकारी योजनाओं का किया जिक्र। एथेनॉल संयंत्रों को मल्टी फीड स्टॉक इकाइयों में किया जा रहा है परिवर्तित। इससे मौजूदा एथेनॉल संयंत्रों को तब संचालित करने में बनाया जाएगा सक्षम जब एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी आधारित फीड स्टॉक नहीं होंगे उपलब्ध। संयंत्रों की दक्षता और उत्पादकता में भी होगा सुधार। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ उनके अनुभवों और सशक्तिकरण की यात्रा पर चर्चा की। महिलाओं ने प्रधानमंत्री को बताया कि कैसे पीएम की विभिन्न योजनाएं उनके जीवन में बदलाव लाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मददगार साबित हुई हैं। लखपति दीदी पहल के अंतर्गत देश भर में अब तक कुल 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदियां बन चुकी हैं। और 25,000 स्वयं सहायता समूह की 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ने कुछ सखी मंडल और स्टार्टअप को चेक प्रदान किए तो वहीं लखपति दीदियों को सम्मानित किया और प्रधानमंत्री ने उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए, जिनमें प्रोसेसिंग यूनिट, ड्रोन दीदी, बैंक सखी, कृषि, बागवानी जैसे कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह शामिल रहे। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए गुजरात सरकार की योजना जी सफल और जी मैत्री का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। जी सफल योजना अंत्योदय कार्ड धारकों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा तो वहीं जी मैत्री राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने के लिए दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को सूरत के लिंबायत में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया और 2.3 लाख से अधिक लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सूरत आज गरीब और वंचित को भोजन और पोषण की सुरक्षा देने के मिशन में आगे निकल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सैचुरेशन अभियान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। तो पोषण देने का है ताकि पोषण और अनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश को मुक्त कराया जा सके। विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की बड़ी भूमिका है। हमारा लक्ष्य देश के हर परिवार को पर्याप्त पोषण देने का है ताकि कुपोषण और अनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश मुक्त हो सके। पीएम पोषण स्कीम के तहत करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों को पोषक आहार दिया जा रहा है।
सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चों, माताओं, गर्भवती महिलाओं के पोषण की चिंता की जा रही है। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत भी गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार के लिए हजारों रुपये दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 साल पहले देश में 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, जिन्हें हमारी सरकार ने हटाया। पीएम ने कहा कि हमने राशन कार्ड को आधार से लिंक करके इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। आज हमारी मुफ्त राशन की योजना ने करोड़ों लोगों का जीवन आसान किया है। आज असली हकदार को उसके हक का पूरा राशन मिल पा रहा है, लेकिन 10 साल पहले तक ये संभव नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारक थे। हमने इन 5 करोड़ फर्जी नामों को सिस्टम से हटाया। हमने राशन से जुड़ी पूरी व्यवस्था को आधार कार्ड से लिंक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दादर, नागर हवेली और दमन व दीव का दौरा किया। पीएम ने सिलवासा में 2,580 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना, शहरी गिर आदर्श आजीविका योजना और सिलवन दीदी योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ भी वितरित किए। गिर आदर्श आजीविका योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और दिव्यांगजन श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए छोटे डेयरी फार्म स्थापित करके और उनके जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव लाकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में वन नेशन, वन राशन, जल जीवन मिशन, पीएम जनधन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। हमारा सिलवासा और ये संघ प्रदेश विकास के मामले में देश के नक्शे पर एक अलग पहचान के साथ उभर रहे हैं। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ये कई योजनाओं में सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच गए। जीवन के हर आयाम में हर जरूरत के लिए सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। आप देखिए, वन नेशन, वन राशन कार्ड से हर व्यक्ति को भोजन की गारंटी मिली है। जल जीवन मिशन से हर परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। भारत नेट से डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। पीएम जनधन ने हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा है। पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। इन योजनाओं की सफलता ने यहां के लोगों को विश्वास से भर दिया है। भारत सरकार एथेनॉल संयंत्रों को मल्टी फीड स्टॉक इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए ब्याज अनुदान प्रदान करके सहकारी चीनी मिलों का समर्थन कर रही है। ये रूपांतरण सीएसएम को मक्का और क्षतिग्रस्त अनाज का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे साल भर एथेनॉल उत्पादन और बेहतर दक्षता,
सुनिश्चित होती है। गन्ना पेराई की अवधि वर्ष में केवल 4 से 5 महीने तक सीमित होती है, जिसके कारण चीनी मिलें सीमित समय के लिए ही काम कर पाती हैं। इससे उनकी समग्र परिचालन क्षमता और उत्पादकता में कमी आती है। मल्टी फीड स्टॉक आधारित संयंत्रों में रूपांतरण से न केवल सीएसएम के मौजूदा एथेनॉल संयंत्रों को तब संचालित करने में सक्षम बनाया जाएगा कि जब एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी आधारित फीड स्टॉक उपलब्ध नहीं होंगे, बल्कि इन संयंत्रों की दक्षता और उत्पादकता में भी सुधार होगा। किसान जायद सीजन में मूंग, उड़द सहित अन्य फसलों की खेती करते हैं। ऐसे में किसान इस वर्ष इन फसलों की बुआई हैप्पी सीडर कृषि यंत्र की मदद से कर सकते हैं, जिससे फसल बुआई की लागत में तो कमी आएगी ही और साथ ही किसानों को नरवाई या पराली जलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा किसान हैप्पी सीडर कृषि यंत्र से फसलों की बुआई कर सकेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जा रहा है और इसके लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा मांग अनुसार श्रेणी के तहत हैप्पी सीडर कृषि यंत्र के लिए आवेदन मांगे गए हैं। किसान पोर्टल पर अन्य कृषि यंत्रों की तरह ही हैप्पी सीडर कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर सब्सिडी दी जा रही है। इसमें से किसानों में से 9 से लेकर 11 टाइन तक के हैप्पी सीडर पर सब्सिडी मिलती है, जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर अधिकतम 50% की सब्सिडी दी जाएगी। किसान ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी सर्कुलेटर पर हैप्पी सीडर कृषि यंत्र की कीमत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा खेती की नई नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कानपुर के वैज्ञानिकों द्वारा गोभी की खेती की नई तकनीक विकसित की गई है, जिसमें किसान गोभी की खेती में 1 रुपए की लागत लगाकर 4 रुपए से ज्यादा का कमा सकेंगे। इसमें जैविक खाद के प्रयोग का समय एवं मात्रा पर शोध किया गया है। शोध को भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा मान्यता दी गई है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान की स्वीट रेवोल्यूशन पहल के तहत वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास में है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के भदरवा में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग द्वारा किया गया था और इसमें किसानों, छात्रों और पेशेवर मधुमक्खी पालकों सहित 200 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का उद्देश्य मधुमक्खी पालन में रुचि रखने वाले किसानों और उद्यमियों के लिए नवीनतम मधुमक्खी पालन तकनीकों और वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना था। जिला मधुमक्खी पालन विकास अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कृषि सहबत उद्यम के रूप में मधुमक्खी पालन के महत्व पर प्रकाश डाला। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दूर दराज से जितने भी हमारे किसान भाई थे वो सारे इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। और जो इसमें हमारे एक्सपर्ट्स भी जो थे, उन्होंने लेक्चर जो लोगों को अवेयरनेस दी गई है बी कीपिंग के ऊपर, मधुमक्खी पालन के ऊपर, और जितनी भी स्कीम्स डिपार्टमेंट की वो चलाई जा रही हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में धान का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में बढ़त देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 6 मार्च को धान का भाव रहा 1960 रुपए। 7 मार्च को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1960 रुपए पर बरकरार रहा।
उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भी धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 6 और 7 मार्च को धान का भाव 2310 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 6 मार्च को धान का भाव था 2250 रुपए। 7 मार्च को इसमें कोई अंतर नजर नहीं आया और भाव 2250 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में धान का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 6 मार्च को धान का भाव रहा 2550 रुपए। 7 मार्च को इसमें 150 रुपए की बढ़त आई और भाव 2700 रुपए पर पहुंच गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,132,59,000 टन की तुलना में 66,75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को श्रीगंगानगर, सूरत और तुलसीपुर मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि जलालाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में प्याज का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 6 मार्च को प्याज का भाव था 2800 रुपए। 7 मार्च को प्याज का भाव 100 रुपए लुढ़क कर 2700 रुपए रह गया। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहाँ 7 मार्च को प्याज का भाव 100 रुपए गिरकर 2100 रुपए से 2000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 6 मार्च को प्याज की खरीद 2750 रुपए पर हुई। 7 मार्च को इसमें 10 रुपए की मामूली नरमी आई और भाव 2740 रुपए प्रति क्विंटल पर रह गया, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 6 मार्च को यहाँ प्याज का भाव 2500 रुपए था। 7 मार्च को इसके भाव में 300 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2800 रुपए पर जा पहुंचा। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। तो मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान में तैयार सरसों की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुवाई करें। सब्जियों वाली फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। राजस्थान में इन दिनों बाग और बगीचों में भी सिंचाई की जरूरत है। सुबह और शाम के समय सिंचाई करना ज्यादा अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान सरसों की फसल में फली बनने के समय सिंचाई जरूर करें। ऐसा करने से उत्पादन अच्छा हो सकता है। यहाँ के किसान टमाटर, प्याज और मिर्च की रोपाई जारी रखें। मध्य प्रदेश में गोभी की रोपाई या बुवाई की जा सकती है। फसलों की रोपाई के बाद सिंचाई करें। गुजरात की बात करें तो यहाँ के किसान कपास की चुनाई का काम जारी रखें। गुजरात में अरहर की तुड़ाई या कटाई करते रहें। गुजरात के किसान गेहूं, सरसों, चना और बागवानी से जुड़ी फसलों में सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ में केले और पपीते के पौधों पर फूल आने के समय
खास ध्यान रखने की जरूरत है। पौधों पर फूल आने के समय हफ्ते में एक बार सिंचाई जरूर करें, साथ ही पौधों को सहारा देने का काम भी करें। इसी तरह गेहूं की फसल में भी दाना बनने के समय सिंचाई करने की जरूरत है। वहीं ओडिशा में तैयार सरसों की कटाई करें। फलों, तोरी और लताओं पर आने वाली अन्य सब्जियों की तुड़ाई समय पर करें। खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से उचित अंतराल के बाद हल्की सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय रेलवे ने एक अनूठी पहल की है। महाराष्ट्र में भारतीय रेलवे ने एक पूर्णतः महिला कर्मचारी युक्त ट्रेन संचालित की है। मुंबई शिरडी वंदे भारत में आज पूरी तरह से महिला चालक दल हैं, जिसमें लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, टीसी और ट्रेन होस्ट भी शामिल हैं। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर शुक्रवार को उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कैफे का उद्घाटन किया। इसमें यात्रियों की किफायती दाम पर स्वादिष्ट भोजन की सुविधा मिलेगी। उड़ान यात्री कैफे का उद्देश्य यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर भोजन को और अधिक किफायती और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में 120 साल पुराने बंद पड़े पंचमुखी शिव मंदिर में फिर से पूजा अर्चना शुरू होने से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कल विधानसभा में बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद से ही भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने इस बजट को जुमले वाला और सच्चाई से दूर करार दिया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा। जी किशन रेड्डी ने झूठे वादे के जरिए जनता से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। गुजरात के वलसाड जिले में वापी इलाके के उस्मानिया कंपाउंड में भीषण आग लग गई है। कबाड़ के कई गोदाम आग की चपेट में आ गए हैं। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया था और कोई जान हानि नहीं हुई है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।